Hello student, I am Om Prakash, founder of Success Point Coaching Noa. In this video today I will explain your new chapter English class 12th 100 mark paper Bihar board, chapter number 5, India's ideas that have helped mankind. So in this video I have before this video I have already uploaded your previous chapter explanation 1 2 3 4 and 5. So you can see on visiting my channel Success Point Coaching by Om Prakash Rai. So आइए, let's go to start your new chapter. Names ideas that have helped mankind. सो सबसे पहले हम मतलब जान लेते हैं कि इसको लिखा है बर्ट्रैंड रसेल ने। बर्ट्रैंड रसेल। आइडियाज़ का मतलब होता है कि इसका मतलब क्या है कि ये परिकल्पनाएं या फिर ये विचार जो कि मानव की मदद की, यानी परिकल्पनाएं जिसने मानवों की मदद की, इंसानों की मदद की है, ये लिखा है बर्ट्रैंड रसेल ने। बर्ट्रैंड रसेल के विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि देखिए ध्यान से, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल, इनका पूरा नाम है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। इनका जन्म हुआ था 1872 में और मृत्यु हुई थी 1970 में। ठीक है, 1970 में याद रखिएगा इस डेट को। 1872 में इनका जन्म हुआ है और 1970 में इनकी मृत्यु हुई है। A British philosopher, historian, mathematician, advocate for social reform, pacifist, and a prominent rationalist of the 20th century. कह रहे हैं कि ये 20वीं शताब्दी के एक बड़े ही प्रोमिनेंट राइटर थे, प्रख्यात फिलोसफर भी थे, एक ब्रिटिश दार्शनिक भी थे, और हिस्टोरियन यानी इतिहासकार भी थे, मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ भी थे, और सोशल रिफॉर्म यानी कि समाज सुधारक के सलाहकार भी थे, समाज सुधारक भी थे, और बड़े ही आशावादी कवि थे 20वीं शताब्दी के। वाज अ प्रोफेलिक राइटर, ही वाज आल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। कमेंटेटर कौन होता है भाई? जो आप लोग देखे होंगे मैच में जो कमेंट्री करते हैं ना, वही कमेंटेटर, यानी कि टिप्पणी करता, जो आंखों देखा हाल बयान करते हैं। ठीक है, यानी सोसाइटी में जो हो रहा होता है उसको बयान करते हैं। सो ऐसे लार्ज वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं के टॉपिक हैं जिन पे ये कमेंट्री भी कर चुके हैं। तो हीज कमेंट्स ऑन सेक्स, देखिए इनके जो कमेंट्स हैं वो सेक्स पर हैं, यानी कि जो मेल फीमेल डाइवर्सिटी है इनके ऊपर, मैरिज के ऊपर है, पॉलिटिक्स के ऊपर है, रिलीजन धर्म के ऊपर है, साइंस विज्ञान के ऊपर है, साइकोलॉजी है मनोविज्ञान के ऊपर, फिलॉसफी है दर्शन विज्ञान के ऊपर, और सोशलिज्म है समाजशास्त्र के ऊपर, और एजुकेशन शिक्षा पर भी इन्होंने टिप्पणी की। और क्रिश्चियन जो क्राइस्ट है, मार्क्स है, बुद्धा है, एंड अ होस्ट ऑफ अदर टॉपिक आर पीथी एंड फुल ऑफ कैंडेवर। देखिए पीथी का मतलब होता है अर्थपूर्ण। ये कह रहे हैं कि जो भी इन्होंने ये व्याख्या दी है या टिप्पणियाँ की है ये बिल्कुल स्पष्ट हैं। ठीक है, स्पष्ट, और ये फुल कैंडर है, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट और पिटी हैं, यानी कि अर्थपूर्ण है। ऐसा भी नहीं है कि इनका कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही इन्होंने सटीक कमेंटेटरी किया है। In 1950 रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ध्यान से देखिएगा, ये इसे 1950 में यानी 1950 में रसेल को अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज का पुरस्कार दिया गया था। किसमें? लिटरेचर में दिया गया था, यानी साहित्य के लिए दिया गया था। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स इन विच
चैम्पियंस ह्यूमैनिटेरियंस आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। कह रहे हैं कि ये इनकी जो उपलब्धि थी, यानी कि ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनकी राइटिंग में, 1950 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था लिटरेचर के लिए, और इन्हें रिकॉग्नाइज किया यानी कि पहचाना जाता है कैसे, सिग्निफिकेंट राइटर्स के तौर पर, है ना, जो एक चैम्पियन ह्यूमैनिटेरियंस आइडिया के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मानव के जो विचार हैं उनके लिए, और फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए, यानी कि जो आज़ादी की इनकी सोच है, इस सोच के लिए ये बहुत प्रख्यात थे, और इनको ये लिखने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल, ये कह रहे हैं कि संसार के इंटेलेक्चुअल यानी महान विद्वानों में से एक इन्हें जाना जाता है, विद्वान कवियों में से जाना जाता है। रसेल्स वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल अथॉरिटी, ये रसेल की जो वॉइस है यानी कि रसेल की जो लेखनी है, इनकी जो आवाज़ है वो एक महान नैतिकता पे चलती है, महान आदर्शों पे चलती है। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोविकेटिव and his attitude and clear and forceful in his style। कह रहे हैं इनका एकदम एक ओरिजिनलिटी है, जैसे कि हमारे यहाँ के मुंशी प्रेमचंद हैं, इस तरह से ये इनकी एक ओरिजिनलिटी है साहित्य जगत में, जो कि बहुत ही अपने विचारों को फोर्सफुली ढंग से रख पाते हैं। इनका एक अलग स्टाइल है रखने का, और क्लियर, बिल्कुल क्लियर और फोर्सफुली रख देते हैं। हिज राइटिंग्स एम्फसाइज रीज़न, इनका जो राइटिंग है वो एम्फसाइज करता है यानी कि जोर देता है, किन पे जोर देता है, कारणों पे जोर देता है, इंटेलिजेंस पे जोर देता है यानी कि बुद्धिमत्ता पे, ह्यूमन हैप्पीनेस पे, मानव की खुशियों पे, पीस एंड लिबर्टी पे, शांति और आज़ादी पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। हिज मेजर वर्स इंक्लूड, इनके जो ज़्यादातर काम इंक्लूड हैं इसमें हैं, इस किताबों में हैं, इन किताबों के नाम हैं, देखिएगा ध्यान से। अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी के नाम से है, अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। पूछ सकते हैं कि ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है बर्ट्रैंड रसेल ने। ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल्स, हैज़ मैन ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, my philosophical development, conquest of happiness, marriage and morals, roads to freedom, in praise of idleness, why I am not a Christian। ठीक है, ये इनका बहुत ही ये फेमस किताबें हैं, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखा है। आइए लेखक के बारे में हम जान गए। देखिए एक बार फिर से, इनका जन्म हुआ था 1872 में, मृत्यु 1970 में हुई थी, और नोबेल प्राइज 1950 में मिला था लिटरेचर के लिए। आइए लेट्स गो टू स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 1। कह रहे हैं कि बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फ्रॉम सम कंसेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसीडर अ हेल्प टू मैनकाइंड। कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम इस विषय पर बात करें, हमें अवश्य ही एक कुछ न कुछ अवधारणा बनानी पड़ेगी कि जो कि कंसीडर करता है एक मानव को, जो एक प्रभाव के रूप में, जिसे हम लोग एक प्रकार से मानवता की मदद करना समझते हैं। आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, ये प्रश्न करते हैं। इसी अवधारणा में ये हमसे पूछते हैं कि क्या आप ये जानते हैं कि जो मानव आज आगे बढ़ पाए हैं, यानी जो मानवता की मदद हुई है, मानव की जो मदद किया है, क्या वे उनके अधिक जनसंख्या से हुआ है, क्या उनकी जो अधिक जनसंख्या हो गई उससे हुआ, और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल। कह रहे हैं कि या आप उनके ये सोच सकते हैं कि आप उनके जो पशु जैसी प्रवृत्ति है उनके कम हो जाने से हुआ है, और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, कि या तब हुआ जब वो खुशहाल हो जाए, और व्हेन दे, देखिए अगली लाइन है, कह रहे हैं कि और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस,
कह रहे हैं कि या तब हुआ कि वो एक महान अनुभवों का लाभ उठाना सीख जाएं। कब होगा? जैसे मानवता की जो मदद होगी वो किस किस ढंग से हो सकता है। और व्हेन दे कम टू नो मोर, या तब होगा तब हुआ जब लोग उन्हें ज़्यादा जानने लग गए। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या तब हुआ कि जब वो एक दूसरे से क्या हो गए, अनुकूल हो गए, मोर फ्रेंडली हो गए एक दूसरे के लिए। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इनटू आवर कंसेप्शन, ये कहना है कि हमारे जो अवधारणा है उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, यानी हम इन चीज़ों पे विचार कर सकते हैं। जो मानवों की मदद की, क्या इनसे हुआ है? ऑफ व्हाट हेल्प मैनकाइंड, इनमें से क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मैनकाइंड को हेल्प करी है, यानी मानव की मदद की है। एंड आई विल से प्रीलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, कह रहे हैं कि जो मैं प्रीलिमिनरी वर्ड इसमें से कहूँगा, कह रहे हैं कि मैं बात करूँगा इन सब पर, लेकिन प्रस्तावना के रूप में इन सब पे मैं कुछ न कुछ कहूँगा जिन्होंने हमें मानव की मदद की है। सेकेंड नंबर पैराग्राफ है, देखिए ध्यान से। द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इन नंबर्स, कह रहे हैं कि ये डाउटेबल से वर्ड बना है। डाउटेबल का उल्टा है, डाउट का मतलब होता है शंका, और इंडिविटेबल का मतलब होता है यानी बिना शंका के, बिना शक के। कह रहे हैं कि निस्संदेह, इसका मतलब होता है निस्संदेह। कह रहे हैं कि निस्संदेह सबसे अच्छी पहल जिसने मानवता की मदद की है, यानी जिन्होंने इंसान की संख्या की मदद की है, वो क्या है? इंसानों की जनसंख्या है। मैनकाइंड इज numbers. There must have been a time when Homo sapiens was a very rare species, sustaining precariously in jungle and caves, terrified of wild beasts, having difficulty in securing nourishment. कह रहे हैं कि अवश्य ही एक समय ऐसा रहा होगा जब मानव जाति एक अति दुर्लभ प्रजाति की रही होगी, यानी कि जब शुरू में इंसान जब पैदा हुआ होगा वो एक दुर्लभ प्रजाति इनकी रही होगी। जंगली जानवरों से डरे हुए और जंगलों और गुफाओं में खतरनाक ढंग से निर्वाह कर रहे होंगे, ठीक है ना, अपने लिए, यानी अपने खानों के लिए, नरिशमेंट के लिए, अपने पोषण के लिए इन्हें जो तत्व होंगे वो जुटा पाने में बड़ी ही कठिनाई होती होगी। एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, कह रहे हैं कि वही अवधि, इसी अवधि काल में उनके प्रचंड बुद्धिमानी के जैव वैज्ञानिकता का लाभ जो संयमी था, क्योंकि देखो हमारे अंदर बुद्धि है, ये सभी जानते हैं, ये वही समय था जब हमारी बुद्धि काम की, यानी व्हाट वाज कम्युलेटिव बिकॉज इट कुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कह रहे हैं यही वो बुद्धि है, यानी उस समय प्रचंड बुद्धिमानी के जैव वैज्ञानिक लाभ जो संचयी था, हमारे अंदर था, क्योंकि ये क्या था, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या हो सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। जनरेशन टू जनरेशन का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देना। सो हैड स्केरली begun to overweight the disadvantage of his long infancy, his lesson agility as compared with monkey, and his back of hirsute protection against cold। कह रहे हैं कि जो मानव था वो लंबे समय तक बचपन में रहने और बंदरों जैसा फुर्तीला तो नहीं था। लंबे समय तक, आप जानते हैं जन्म होता है तो मानव लंबे समय तक बचपन में रहता है, वो बंदरों जैसा फुर्तीला तो नहीं होगा, और ना ही उसके पास ठंड से बचने के लिए क्या था, रोएदार बाल नहीं थे जिससे कि वो ठंड से बच पाए।
सो ये सब करना बहुत कठिन हो गया होगा, है ना। इन दोज डे द नंबर ऑफ मैन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल। कह रहे हैं कि इन दिनों में जाहिर सी बात है कि इन दिनों में जो जनसंख्या होगी वो बहुत ही कम रहा होगा, और ये बहुत ज़रूरी था क्या करना, जनसंख्या को बढ़ाना, जिसका उपयोग पूरे ढंग से मनुष्य ने अपनी क्या किया, अपने कौशल का प्रयोग किया क्या करने में। द मेन यूज टू विच थॉटफुल ऑफ एजेस द मैन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल हैज़ बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन। इस समय मनुष्य ने जितनी भी अपनी कौशल थी, क्षमता थी, बुद्धि थी, वो क्या लगा दिया होगा, उस समय अपनी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए लगाया होगा, है ना। आई डू नॉट मीन दैट दिस वाज इंटेंशन बट दैट इट वाज इन फैक्ट। कह रहे हैं कि मेरा ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये उनका यही उद्देश्य ही था, यानी यही वो चाहते थे कि जनसंख्या बढ़ा लूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। सो पीछे रीज़न बताए हैं कि इतने सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उन्हें। सो सबसे पहला जो वो उनका ख्याल रहा होगा वो क्या रहा होगा, जनसंख्या को इंक्रीज किया जाए। द इफेक्ट ऑफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस इन, देन वी हैव ओकेशंस टू रिजॉइस। कह रहे हैं कि ये उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि क्या था, वास्तव में ये चीज़ उस समय प्रचलन में थी। कह रहे हैं कि अगर यह कुछ आनंददायक है, यानी जो भी मैं बात बोल रहा हूँ यह कुछ आनंददायक है, तो हमारे पास आनंदित होने का, अगर उस समय जो आनंद होने का जो कारण था वो यही था कि हमारी जनसंख्या अगर बढ़ रही है, तो जो कुछ आनंदित होने का एक रीज़न था वो एक अवश्य यही रीज़न था कि जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम खुश हो रहे हैं, ठीक है। सो थर्ड नंबर पैराग्राफ है, देखिए कह रहे हैं वी हैव आल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल। I can think in particular of two respects. First, that acquired as opposed to cognitional skill play a continuously increasing part of human life. And secondly, that assuming more and more dominates impulse. In this respect, we have certainly because प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल। अब ये कह रहे हैं तीसरे पैराग्राफ में कि कुछ मामले में हम लोग जानवरों से बाजी मार गए हैं, ठीक ना। सर्टेन रिस्पेक्ट प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, कह रहे कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें कि हम जानवरों से बाजी मार गए हैं, यानी आगे निकल गए हैं। विशेष रूप से दो मामले की ये बात कर रहे हैं जिसे मैं सोच सकता हूँ। पहला बता रहे हैं कि पैदाइशी गुण के विपरीत अधिग्रहण गुण, जो हमारा पैदाइशी गुण होता है उसके विपरीत हमारे अंदर ये है कि अधिग्रहण करने का गुण होता है, यानी हम दूसरे से सीख पाते हैं। मानव में ये क्षमता होती है, अधिग्रहण करने का गुण, सीखने की क्षमता होती है। जबकि जानवर के जन्मजात जो गुण होते हैं, यानी जानवर के जो पैदाइशी गुण होते हैं, उनमें वही चीज़ उनके अंत तक पाया जाता है। यानी ये कौशल की बात करते हैं, कह रहे हैं कौशल वह गुण है जो सीख कर आता है ना। दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि अग्र चिंतन है हमारे अंदर, है ना। सेकंड कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर है वो अग्र चिंतन की बात है कि हम आगे की चिंता करने लग जाते हैं। सोच समझकर किया गया काम, यानी कि जो मनोवेग होता है और जो बिना सोचे समझे किया गया काम पे क्या हो जाता है, हावी हो जाता है, यानी अधिक भारी पड़ जाता है। कहने का इनका मतलब क्या है कि जो एनिमल्स थे, मनुष्य थे, उनको तो जन्मजात गुण होता है, सो वो बिना सोचे समझे काम करते हैं। लेकिन मानव में ये एक गुण था कि जो सोच समझ के करने का जो गुण था ना, वो उन पे हावी हो गया था, यानी उन पे भारी पड़ रहा था। इस मामले में क्या थे, दिस रिस्पेक्ट वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिव लाइक एनिमल। ये कह रहे हैं इस मामले में हम जानवरों से क्या हो गए थे, आगे निकल गए थे। सो पैराग्राफ नंबर 4 है, कह रहे कि
एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर। कह रहे हैं कि जहाँ तक खुशी की बात है मैं आश्वस्त नहीं हूँ। बर्ड इट इज ट्रू, बर्ड्स इट इज ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर। कह रहे हैं कि यह सच है कि चिड़िया जो है कि उस समय क्या होता था, चिड़िया भूख के कारण या ठंडे के दिनों में अधिक संख्या में मरती हैं। इफ़ दे आर नॉट बर्ड ऑफ पासेज बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोर्सेज दिस कैस्टस्ट्रोफ्स। कह रहे हैं कि जो चिड़िया होती है वो ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा संख्या में मरती हैं। अगर वे घरेलू चिड़िया नहीं हो तो, कह रहे हैं दे आर नॉट बर्ड्स पैसेज, कह रहे हैं वो घरेलू चिड़िया नहीं हो तो हम बात कर रहे हैं जंगल की चिड़ियों की, क्योंकि वो ठंड के कारण ज़्यादा मरती हैं। लेकिन कह रहे हैं कि गर्मियों के दौरान वे इस तबाही के पूर्व आभास नहीं कर पाती। अब गर्मी रहती है तो ये पहले से उनको पता नहीं होता कि ठंड आएगा और हम लोग मरेंगे, ठीक है ना। न ही वो याद रख पाती हैं कि वो कितने करीब से उन्हें भूख झेलना पड़ा था पिछली सर्दी में। और रिमेंबर हाउ नियर बाय इट वी फेल देम इन द प्रीवियस विंटर। वो ये भी नहीं जान पाती हैं कि उन्होंने पिछली सर्दी में उन्हें कितना कष्ट हुआ था, ये सब कुछ भूल जाती हैं। विद ह्यूमन बीइंग इज द मैटर इज ओवर अदरवाइज। लेकिन यहीं पे अगर देखिए तो मनुष्य के साथ में मामला कुछ अलग है। मनुष्य आगे पीछे सब कुछ याद रखता है और सब कुछ सोच सकता है। I doubt whether the percentage of bird that will have died of hunger during the present winter 1946 to 1947। देखिए लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। I doubt whether the percentage of bird that will have died of hunger during the present winter 1946-47 is as great as the percentage of human being that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period। यहाँ तक की लाइन गौर से देखिएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मनुष्य के साथ मामला कुछ जो अलग था। मुझे शक है, यानी कह रहे हैं कि मुझे शक है, डाउट है कि वर्तमान सर्दियों में, यानी कि जो उस दौरान उसके समकालीन 1946 और 47 में, कह रहे हैं कि उस दौरान भूख से मरने वाले जो पक्षियों का प्रतिशत था उतना ही बड़ा है जितना इसी अवधि के दौरान भारत और मध्य यूरोप में इसी भूख के कारण मरने वाले इंसानों का प्रतिशत था। यानी मनुष्य भी भूख से उस समय पंछियों से कम नहीं मरे थे, पंछियों जैसा ही मरे थे। पर हम हर वो इंसान जो भूखमरी से मरता है, क्या होता है, बट एवरी ह्यूमन डेथ बाई स्टारवेशन इज प्रीसीड बाई लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी। लेकिन कह रहा है कि जो हर इंसान जो भूख से मरता है ना, वो लंबे समय तक एक बेचैनी से गुजरता है, एंजाइटी से गुजरता है। एंड सराउंडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग एंजाइटी, और अपने आसपास को भी क्या कर सकता है, बेचैन करके रखता है। अपना पास पड़ोस भी वो बेचैन कर देता है जो भी मरता है। कह रहा है ऑफ नेबरर्स वी सफ़र नॉट ओनली द एविल दैट एक्चुअली befall us but all those that our intelligence tell us we have reason to fear। कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ उस विपदा से नहीं डरते जो हमारे ऊपर या हम लोगों के ऊपर घटित होती है, बल्कि सभी से डरते हैं जिसमें हमारी बुद्धि बताती है कि इससे डरा जाना चाहिए। द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस टू which we are led by forethought a worse physical disaster at the cost of worry and general lack of joy। कह रहे हैं आवेग पर जो आवेग का नियंत्रण होता है या जो अग्रिम चिंतन करने से आती है बात, वो चिंता के रूप में शारीरिक आपदाओं और गम की ओर मोड़ देती है हमें। आई डू नॉट थिंक आई द लर्नड मैन ऑफ माई acquaintance even when they enjoy a secure income
are happy as the mice that eat off crumbs from their tables while our erudite gentleman snooze। यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है कि मैं जो है कि नहीं सोचता था कि मेरे जान पहचान में, कह रहे हैं कि उनके उस ज़माने में ये कवि हैं जो बर्टन रसेल, कह रहे हैं कि मैं नहीं सोचता हूँ कि मेरे जान पहचान वाले विद्वान लोग उतना खुश रहते हैं, यानी कि उस समय के जो इनके साथी लोग थे उतना, कह रहे हैं, खुश रहते हैं जितना एक चूहा का बच्चा खुश रहता है जो उस पढ़े लिखे लोग के टेबल पर गिरे कुछ चावल के भोजन को खा करके संतुष्ट हो जाता है। जब वो विद्वान झपकी ले रहे होते हैं ना, स्नोज यानी झपकी लेना। इन दिस रिस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विक्टेड दैट देयर हैज़ बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल। कह रहे हैं कि जब वो विद्वान झपकी ले रहे होते हैं, हालांकि उनकी आमदनी भी सुरक्षित है कि वो चावल उन्हें मिलना है, इसलिए इस मामले में मैं सहमत नहीं हूँ कि इसमें कोई सुधार आया है। यानी कि ये बात कह रहे हैं कि इंसान की जो खुशी में इजाफा हुआ है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, वो इतना खुश आज भी नहीं है। 5वां पैराग्राफ देखिए, कह रहे हैं कि एज टू डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट्स हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज आई रिमेंबर रीडिंग एट अकाउंट ऑफ सम लायंस who were taken to a movie showing the successful depredations of lions in a wild state, but none of them got any pleasure from the spectacles। कह रहे हैं कि हालांकि जहाँ तक आनंद उठाने की विविधता का, वैरायटी का सवाल है, मामला कुछ अलग है। मुझे याद है मैं जब पढ़ रहा था कुछ शेरों के बारे में जो मूवी दिखाने मुझे ले जाया गया, जिसमें शेर द्वारा सफलतापूर्वक जंगल के लिए शिकार को दिखाया गया था, जंगली जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया था, है ना। लेकिन कह रहे हैं कि उसमें किसी को भी इस तमाशा से खुशी नहीं मिली थी। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री and science, but football and baseball and alcohol afford no pleasure to animals। कह रहे हैं कि न केवल संगीत और कविता और विज्ञान, बल्कि फुटबॉल और बेसबॉल और शराब जानवरों को कुछ भी आनंद नहीं देता है ना। Our intelligence has therefore certainly enabled us to get a much greater variety of enjoyment than is open टू एनिमल्स। कह रहे हैं कि जो हमारी बुद्धि है ना, इसलिए हमारी बुद्धि है निश्चित तौर पर आनंद उठाने में बहुत सारे मार्ग खोल देती है जानवरों के मुकाबले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बट वी हैव परचेज्ड दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ द मच ग्रेटर लिबिलिटी टू बोर्डम। कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग लाभ उठा लेते हैं और लाभ उठा के और बहुत जल्दी हम लोग ऊब भी जाते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी को बदले में हमने ये खरीदा है, अर्थात हम जल्दी आनंदित भी हो जाते हैं और हमने तो साधन तो बहुत सारे इंजॉयमेंट के ढूंढ लिए हैं, पर उस इंजॉयमेंट से हम लोग बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाखुश भी हो जाते हैं, यानी कि हम ऊब भी जाते हैं। 6 नंबर पैराग्राफ है, बट आई शैल बी सी टोल्ड that is neither number not multiplicity of pleasure that make the glory of man. It is his intellectual and moral qualities. It is obvious that we know more than animals do, and it is common to consider this one of our advantage. Whether it is in fact an advantage may be doubted, but at any rate it is something that distinguishes
बट फ्रॉम द ब्रूट्स। ये बात कह रहे हैं कि मैं अवश्य यह कहना चाहूँगा कि जो मनुष्य की संख्या है उसका अधिक होना और ना ही सुखों का अंबार होना मनुष्य को महिमावान बनाती है, बल्कि ये उनकी बौद्धिक तथा नैतिक गुण है जो उसे महान बनाती है। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, कह रहे हैं कि मैं अवश्य यह कहना चाहूँगा कि वो जो मनुष्य की जनसंख्या है उसका अधिक होना और ना ही उसके पास सुखों का अंबार होना मनुष्य को महिमावान बनाती है, बल्कि उनकी बौद्धिक क्षमता तथा नैतिक गुण जो है उन्हें महान बनाता है। स्पष्ट है कि हम मानव जानवर से ज़्यादा जानते हैं। ये समझना बिल्कुल आम हो गया है, आसान है कि मानव का ज़्यादा जानना जानवरों पर एक बढ़त में से है। हम लोग मानव का जो ज़्यादा जानकारी है जानवरों पर एक क्या है, हमारी एक बढ़त है, हासिल है उनके ऊपर। लेकिन क्या ये जानवरों पर बढ़त है भी, ये पूछ रहे हैं। शायद इसमें कह रहे हैं कि संदेह है, ठीक ना, मे बी डाउटेड। कह रहे हैं कि शायद इसमें संदेह है, शायद इसमें संदेह है, पर किसी हद तक यही वो चीज़ है जिसने हम लोगों को पशुओं से क्या करती है, पशुओं से अलग करता है ना। यही वो चीज़ है जिस पे हम संदेह कर रहे हैं, यही वो चीज़ है जो नैतिक गुण है और जो हमारे आदर्श हैं, यही हमें महान बनाती है और यही हमें पशुओं से क्या करता है, अलग करता है। सो ये पैराग्राफ नंबर 7 देख लीजिए लाइन बाय लाइन। कह रहे हैं हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर। ध्यान से देखिएगा, कह रहे क्या हमारी सभ्यता या हमारी जो तहजीब है वो हमें एक दूसरे से के प्रति अधिक स्नेहशील होना या फ्रेंडली होना सिखाती है। दिस आंसर इज इजी। इसका आंसर कह रहे हैं कि बहुत आसान है। रॉबिन्स द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीसीज। ये जो रॉबिन्स नाम आया है ये आया है, इंग्लिश नाम है। ये कह रहे हैं कि अमेरिका की प्रजाति नहीं है, इंग्लिश अंग्रेजों की प्रजाति है। पीक एन एल्डरली रॉबिन टू दैट। कह रहे हैं कि जो अमेरिका की ये प्रजाति है जो क्या करता है कि अपने ही वयोवृद्ध को, यानी कि रॉबिन में जो बूढ़े हो जाते हैं, रॉबिन चिड़िया होती है, उसी को चोंच मार मार के क्या कर देता है, बुरा हाल कर देता है और उसे मार ही देता है, चोंच मार मार के और उसे मार देता है जान से। अपने ही बूढ़े, अपने ही वृद्ध को वो जान से मार देते हैं। वेयर इज मैन। कह रहे हैं कि वहीं पे जो आदमी है इंग्लिश का, इंग्लिश यहाँ चिड़िया की बात हुई रॉबिन की, और यहाँ इंग्लिश मैन की बात हो रही है। इंग्लिश नॉट अमेरिकन स्पीसीज, इंग्लिश ही मैन की बात कर रहे हैं कि गिव एन एल्डरली मैन एंड ओल्ड एज पेंशन। कि वहीं पे जो आदमी हैं वो अपने वयोवृद्ध को पेंशन देते हैं, यानी कि बूढ़े हो जाने पे उन्हें पेंशन दिया जाता है। लेकिन वहीं पे एक रॉबिन्स प्रजाति की चिड़िया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उनके जो बूढ़े होते हैं उनको चोंच मार मार के मार डाला जाता है। विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बट इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड द हर्ड, in spite of all that all has been done by moralists and religious teachers, our emotions are as ferocious as those of any animals, and our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. It may be hoped, thought not very confidently, that the more human attitude will in time come to prevail. But so far the omens are not very propitious. देखिए ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे अपने जाति बिरादरी के प्रति हम लोग अधिक स्नेहशील है, सहनशील है, यानी कि मानव के प्रति बहुत सहनशील है।
कई जानवरों की प्रजाति के मुकाबले, यानी ये बात मान रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा सहनशील हैं, कई जानवरों के मुकाबले हम लोग बहुत अच्छे भी हैं, ठीक है, अपनी जाति बिरादरी के लिए। लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन नैतिकवादी तथा धर्म गुरुओं ने में इतना कुछ होने के बावजूद हम लोगों को क्या सिखाया है? गैर बिरादरी के प्रति हमारी मनोदृष्टि, हमारी भावना जानवरों जितनी ही क्रूर है। अभी भी आज भी कह रहे हैं कि जो गैर बिरादरी है, यानी कि जो मानव नहीं है, मानव को छोड़ करके और जो प्रजातियां हैं और जो स्पेसीज हैं, उनके प्रति हमारा कुछ जानवरों से कम नहीं है। और हमारी बुद्धि ने हमारी इस उद्दंडता को सक्षम बनाने की गुंजाइश भी है ना। आवर इमोशंस आर फेरोसियस एज दोज एनी एनिमल्स एंड वी इंटेलिजेंस इनेबल टू अस गिव देम अ स्कोप। कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि ने हमारी इस उद्दंडता को सक्षम बनाने में गुंजाइश भी दी है, जो एक क्या हो रहा है, जंगली जानवरों द्वारा भी अस्वीकृत है। मोस्ट सेवरेज बिस्ट इट में बी होप। कह रहे हैं कि थॉट नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली। कह रहे हैं कि ये जंगली जानवर भी है ना, वो भी ऐसा नहीं कर सकते जितना हम लोग क्रूर हैं, अर्थात ऐसा जंगली जानवर भी नहीं होगा। कह रहे हैं कि आशा की जाती है, भले ही आत्मविश्वास से नहीं, लेकिन आने वाले समय में और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रचलित होगा, यानी कि आने वाले समय में और भी थोड़ा इनको नैतिकता सिखाया जाएगा मानवों को। ह्यूमन एटीट्यूड विल बी टाइम कंपेयर टू फ्री विल। कह रहे हैं आने वाले समय में, मैं आशा यही लगा के बैठा हूँ कि आने वाले समय में और भी बहुत सारे मानवतावादी दृष्टिकोण आएंगे या प्रचलित होंगे, लेकिन अभी तक इसके संकेत कुछ खास नहीं हैं। बट सो फार द ओमेन्स आर नॉट वेरी प्रोपिटियस। अभी तक यहाँ पे प्रोपिटियस का मतलब होता है अनुकूल या फिर खास। कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ खास संकेत नहीं है अभी तक। All these different elements must be borne in mind in considering what idea have done most to help mankind। कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तथा कठिन कदम जो इतिहास के उदय से पहले all these different elements must be borne in mind in considering what ideas have डन मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड। कह रहे क्या क्या विचार हैं, कि जो क्या क्या सोच हैं, क्या क्या परिकल्पनाएं हैं जो मानव जाति के लिए अधिक काम आया या अधिक लाभपूर्ण साबित हुआ, पर विचार करने के लिए इन सभी अलग अलग तत्वों को हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। द आइडियाज विच विथ वी शैल बी कंसर्न्ड may be broadly divided into two kinds, those that contribute to knowledge and technique। कह रहे हैं कि जो वो विचार हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं, विचार करने के लिए इन सभी अलग अलग तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। वह विचारों जिनमें हम लोग चिंतनशील होंगे, शायद वे मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो विचार एक तो क्या है, फर्स्ट में बता रहे हैं कि वो विचार है जो ज्ञान है, और दूसरा है तकनीकी में योगदान देता है। एंड those that are considered with morals and politics. I will treat first those that have to do with knowledge and technique। कह रहे हैं कि वो विचार जो ज्ञान और तकनीकी में योगदान देता है, और वो जो कि नैतिकता और राजनीति से संबंधित है। पहले बात करेंगे उस विचार की जिसका ज्ञान और तकनीकी से लेना देना है, ठीक है। सो 9 नंबर पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप वर टेकिंग बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री। एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगिन इज नॉट नोन, बट वी मे द प्रीटी सर्टेन that we begin very gradually without
it would have been very difficult to hand on from generation to generation the invention and discoveries that were gradually made। कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तथा कठिन कदम जो इतिहास के उदय से पहले लिया गया था, सभ्यता के विकास के जिस चरण में भाषा का उदय हुआ, यह ज्ञात नहीं है। यानी कि हमारी सभ्यता जिस समय स्टार्ट हुई उस समय भाषा का जो उदय हुआ वो सब पता नहीं है, लेकिन हम यह निश्चित कर सकते हैं कि यह बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ होगा। इसके बिना जो आविष्कार और खोज जो धीरे धीरे किए गए, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हस्तांतरित करना बहुत कठिन हो गया होगा, है ना। यानी भाषा के बिना आप पीढ़ी दर पीढ़ी किसी इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। Another great step which may have come either before or after beginning of language was the utilization of fire. I suppose that at first fire was chiefly used to keep away wild beasts while our ancestors slept, but its warmth must have been found agreeable। कह रहे हैं presumably on some occasions a child got scolded for throwing the meat into the fire, but when it was taken out it was found to be much better, and so the long history of cookery began। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि एक दूसरा जो महान चरण था वो भाषा की शुरुआत से पहले या बाद में आया होगा, वो था आग का उपयोग। कह रहे हैं कि ये भाषा पहले है या आग का आया, ये बात समझ में अभी तक नहीं आई है, इतिहास कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये भी एक महान चरण था। भाषा की शुरुआत से पहले या बाद में जो आया होगा वो आग का उपयोग था। कि कह रहे हैं कि मुझे लगता है शुरुआत में आग का प्रयोग मुख्य रूप से जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने किया, जब वो कि सो रहे होंगे, जब वो सोते होंगे तो आग जला के रखते होंगे। वे आग के गर्मी से भी सहमत होंगे, यानी कि उनको पसंद आता होगा। संभवतः कभी कभार, उस समय उस ज़माने की बात करते हैं कि कभी कभार ऐसा होता होगा जब आग जल रही होती है और बच्चे उसमें क्या डाल देते होंगे, गोश्त या मांस फेंक देते होंगे, तो बच्चों को डांटा भी जाता होगा। पर जब वे आग से इसी मांस को जब निकाले होंगे तो वो खाने में बहुत ही अच्छा लगा होगा, स्वादिष्ट लगा होगा। इस तरह से खाना बनाने का एक लंबा इतिहास शुरू हुआ है। The taming of domestic animal, especially the cow and the sheep, must have made life much pleasanter and more secure. Some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animals was not foreseen, but the people attempt to tame whether animals their religions taught them to worship. The tribes of worshipped lion and crocodiles died out, while those to whom the cow or the sheep was a scared animal prospered. I like this theory। कह रहे हैं कि ये थ्योरी को पसंद करता हूँ। एंड इट द इंटायर absence ऑफ एविडेंस फॉर और अगेंस्ट इट, आई फील अ लिबर्टी टू प्ले विथ इट। देखिए कितना इंटरेस्टेबल बात है। ये 11 नंबर पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि जब घरेलू जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया गया होगा, विशेष रूप से गाय और भेड़ को, अवश्य ही ये मानव जीवन को बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा सुखदायक और सुरक्षित बना दिया होगा। कुछ मानव विज्ञान में एक मनभावन सिद्धांत है, कह रहे हैं कि बहुत मनमोहक सिद्धांत है कुछ मानव विज्ञान में, कि घरेलू जानवरों का प्रयोग पूर्व निर्धारित नहीं था, परंतु लोगों ने उस जानवरों को पालने का प्रयास किया होगा जो कोई जानवरों ने उनके धर्म में पूजा करने को बताया गया होगा। सब यानी कह रहे हैं कि सबसे पहले हम उसी जानवरों को पालने का कोशिश किए होंगे
जिसमें उस किसी धर्म में उस जानवरों की पूजा करने के लिए बताया गया होगा, है ना। वे जैसे कि वो जनजातियां जिनमें शेरों और मगरमच्छों की पूजा की, क्या कर गए भाई, मर गए। कह रहे हैं कि वो जनजातियां थी जिन्होंने शेरों और मगरमच्छों की पूजा की, वो क्रोकोडाइल्स डाइड आउट, वो फिर क्या हो गए, मर गए। वो जनजाति मर गए, जबकि वो जनजातियां जिन्होंने गाय और भेड़ को एक पवित्र पशु या भाग्यशाली बना बैठा। कह रहे हैं मुझे ये वाला सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है कि वो वाले मर गए और ये वाले अभी जिंदा रहे, और भी पूरी तरह से बिना पक्ष और विपक्ष के सबूतों के। कह रहे हैं कि इसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात ही नहीं है, यानी कि इसके पक्ष में कोई सबूत ना हो, ना ही इसके पक्ष में कोई सबूत है और ना ही कोई विपक्ष में सबूत है। यानी कि ये जो बात बोल रहे हैं कि जो मगरमच्छों और लायन शेरों की पूजा करते थे, वो प्रजातियां अपने आप ही ख़त्म हो गई, वो नष्ट हो गई, अब नहीं है। लेकिन जो गाय और भेड़ों की जो पूजा करते थे वो प्रजातियां आज तक जीवित हैं। तो इसके तर्क में भी, यानी कि इसके अगेंस्ट में भी कोई तर्क नहीं है और इसके पक्ष में भी तर्क नहीं है। सो लेखक कहते हैं कि इसमें मेरी राय ज़्यादा बैठती है कि इस सिद्धांत को, ये सिद्धांत मुझे अच्छा लगता है कि सही बात है ये, कि जानवरों, जो लोग भेड़ों और गायों को पाले वो बड़े भाग्यशाली हो गए और वो बच गए, है ना। मैं इसे रखने पर स्वतंत्र महसूस करता हूँ। कह रहे हैं कि आई लाइक दिस स्टोरी, ये स्टोरी बहुत मुझे सही है, पसंद आई, और मैं इसको मानने में बहुत इंटायर अब्सेंस ऑफ एविडेंस। कह रहे हैं कि इसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं और इसके पक्ष में भी कोई सबूत नहीं। सो आई फील अ लिबर्टी टू प्ले विथ इट, कि कह रहे हैं कि मैं बहुत स्वतंत्र महसूस करता हूँ कि ये वाला थ्योरी बहुत जायज़ है। सो 12 नंबर पैराग्राफ है, इवन मोर इम्पोर्टेंट दैट द domestications of animals was invention of agriculture, which however introduced bloodthirsty practices into religion that lasted more. Many countries fertility rites tended to involve human sacrifice, and sacrifice का मतलब होता है बलि देना, and cannibalism. मोलोच एक प्रजाति है, would not be helped to corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children. यहाँ तक मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। कह रहे हैं कि जो जानवरों को पालतू बनाने की तुलना में कहीं अधिक महत्व कृषि का आविष्कार था। अभी एक एक करके बात उठा रहे हैं। कह रहे हैं कृषि का आविष्कार भी बहुत बड़ी क्रांति थी, जो यद्यपि खूनी प्रथाओं को, कह रहे हैं कि ये भले ही खूनी प्रथाओं को धर्म में लेकर आया था। अब उस समय क्या होता था कि अच्छी फसल करने के लिए लोग नर बलि देते थे, यानी कि बच्चों की बलि चढ़ा दिया जाता था, खून की बलि दी जाती थी। तो कह रहे हैं कि भले ही ये खूनी प्रथाओं को धर्म में लेकर आया था, जो कई सदियों तक चलता रहा। अच्छी फसल के लिए किया जाने वाला जो पूजा पाठ या रीति रिवाज मानव जो बलि था, एक तो नर भक्षण का रूप ले लिया था, यानी कि कई बार क्या होता था, नवजात शिशु को बलि दिया जाने लगा था। कह रहे हैं मोलोक जो है, मोलोक एक प्रजाति है, जो एक भगवान है, जो क्या करता था, उस समय का एक भगवान का नाम है मोलोक। मोलोक एक भगवान जो बच्चे का बलि लेता था कि फसल तब तक उपजने में मदद नहीं करेगा जब तक उसे बच्चे का खून या प्रसाद न चढ़ाया जाए। अ सिमिलर ओपिनियन वाज एडॉप्टेड बाय द इवेंजेलिकल्स। कह रहे हैं कि इवांजेलिकल्स से भी ऐसा ही कुछ हमें मिलता है, जो मैनचेस्टर है। शुरुआती दिनों में, उद्योग धंधा के शुरुआती दिनों में मैनचेस्टर के इवांजेलिकल्स से, यानी ईसाई धर्म का एक जो पंथ था, है ना, इसका ईसाई धर्म का एक पंथ है, इसका नाम है इवांजेलिकल्स, है ना, द्वारा इसी तरह के ख्याल को अपनाया गया था, यानी कि वो भी ऐसा बात मानते थे। मैनचेस्टर इन द अर्ली डेज इन इंडस्ट्रियलिज्म।
यानी उद्योग धंधा तभी आगे बढ़ेगा जब उन्हें कुछ ऐसा किया जाए, नर बलि दी जाए। When they kept 6 years old children working 12 to 14 hour a day। अरे गजब। कह रहे हैं कि जो ये लोग थे इवांजेलिकल्स लोग थे, वो क्या करते थे, मैनचेस्टर में जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना शुरू हुआ था, उद्योग का ज़माना शुरू हुआ था, तो उस समय 6 साल के बच्चे से प्रथा चल गई थी। 6 साल से के बच्चे को 12 या 14 घंटे काम करवाना है। सो इट कंडीशन दैट कॉज मोस्ट ऑफ देम टू डाई। सो इसके कारण बहुत सारे बच्चे जो अपने आप ही क्या हो जाते थे, मर जाते थे। इट हैज़ नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट ग्रेन विल ग्रो। तब जाके वो मानते थे कि अब फसल का उगाना जो है कि हमारी अच्छी फसल, अच्छी पैदावार होगी। इस हालत के कारण ये सब काम करेंगे तो हमें हमारा अनाज बढ़ेगा और कपास के सामान का निर्माण किया जाएगा। तो हो सकता है, कह रहे हैं कि एंड कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, और मांगते थे कि कॉटन का अच्छा मैन्युफैक्चरिंग होगा, उत्पादन होगा, विदाउट बीइंग वाटर्ड बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। कह रहे हैं कि जब तक शिशु का जो खून है वो नहीं दिया जाएगा, यानी चढ़ाया नहीं जाएगा। इन द केस ऑफ ग्रेन of discovery look thousands of years, in the case of cotton good hardly a century, so perhaps there is some evidence of progress in the world। कह रहे हैं कि जो कपास का जो सामान है, जब तक नर बलि नहीं दी जाएगी, अर्थात शिशु की बलि नहीं दी जाएगी, उसके बिना जो है निर्माण नहीं किया जा सकता। शिशुओं को जब तक शिशुओं का के खून का दरिया ना बहा दिया जाए। कि खेतीबाड़ी का आविष्कार करने में हजारों साल लग गया होगा, पर सूत के सामान बनाने की खोज मुश्किल से क्या हुई, 1 सदी लगी है। कहने की जो भले ही आप खेतीबाड़ी का आविष्कार करने में हजारों साल लग गया है, पर जो सूत का सामान है वो बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मुश्किल से 1 सदी लगी है। तो शायद दुनिया में प्रगति में बहुत कुछ प्रमाण है। शायद दुनिया के लोगों की सोच क्या हो रही है, बदल रही है ना। ये बात कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि दुनिया की सोच अब बदल रही है। 13 नंबर पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ है। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग्स विच हैज इंडीड अ प्रीरिक्विसाइट्स ऑफ हिस्ट्री। प्रीरिक्विसाइट ऑफ हिस्ट्री कह रहे हैं कि पूर्व ऐतिहासिक आविष्कारों में से अंतिम महान जो आविष्कार था, लेखन की कला थी। लेखन की कला यानी लिखने की कला। राइटिंग लाइक स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइंस टू कन्वे अ मैसेज, इट वाज प्रोबेबली एज ओल्ड एज स्पीच। कह रहे हैं कि लेखन जैसे भाषा धीरे धीरे अस्तित्व में आई, यानी कि लिखने का जो आविष्कार हो गया, तो लेखन की कला जो वास्तव में इतिहास का आधार था, लेखन जैसे भाषा धीरे धीरे अस्तित्व में आई। और चित्र द्वारा, पहले क्या होता था, चित्र द्वारा अपने बातों को संचार करने की कला उतनी ही पुरानी है ना। चित्र, पहले चित्र से ही आदमी बात करते थे आपस में। तो कह रहे हैं, ये लेखक कह रहे हैं कि चित्र द्वारा जो आपस में बातचीत करने की कला उतनी ही पुरानी है जितनी की भाषा। लेकिन लेखन जो चित्रकला से चिन्ह लेखन, जो फिर वहाँ से सबसे पहले क्या आया, ये चित्रलेखन, चित्रलेखन से चिन्ह लेखन, और चिन्ह लेखन से वर्ण लेखन, जिनकी विकास बड़ी धीमी थी। बट फ्रॉम पिक्चर टू सिम्बल्स राइटिंग एंड थियोन्स टू द अल्फ़ाबेट वाज अ वेरी स्लो एवोल्यूशन। इन चाइना द लिस्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। कह रहे हैं कि जो हम पिक्चर से चिन्ह पे आए, यानी चित्रों से चिन्ह पे आए, चिन्हों से हम अल्फ़ाबेट पे आए, अक्षरों पे आ गए, तो ये सब कुछ होने में बहुत एक लंबा चरण लगा है, बहुत समय लगा है। फिर भी कह रहे हैं कि आज भी जो चाइना द लिस्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, चाइना ने उस चीज़ को आज भी ग्रहण नहीं किया। यानी कि चाइना में जो लिपि चलती है वो आज भी
चिन्ह लिपि, चित्रलिपि चलती है। आज भी चीनी भाषा में वर्णमाला नहीं है, बल्कि क्या होता है, चित्रलेखन होता है। सो यहाँ तक हो गया समाप्त। यानी कि कुल मिलाकर ये बर्ट्रैंड रसेल ने मानव में परिकल्पनाएं, यानी कि परिकल्पनाएं जिन्होंने मानव की हेल्प की, कुल मिलाकर उनकी चर्चा किए हैं इसमें, इस चैप्टर में, और एक एक चीज़ को बड़ी स्टेप बाय स्टेप उठाए हैं। सो आई होप you will be understand, and thank you. Have a nice day. Bye bye.